ओके, फिर ध्यान दीजिए कौन सा क्वेश्चन आए हैं 13। पक्का ना? अगस्त 2020 में पूछा गया था। ये कल मैंने आपको एक बहुत परफेक्ट थियोरी कंप्लीट की थी इस चैप्टर की, दैट इज एलसीआर सीरीज सर्किट। और एलसीआर सीरीज सर्किट में हमने ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्यूशन पढ़ा था। आ गया ना? ओके, अब हम एनालिटिकल सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एनालिटिकल। So obtain the analytical solution of which circuit and say all the things remain same, but अब हम mathematical operations use करके like addition, subtraction, multiplication, division, ये तो बहुत पुरानी होगी। इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन यूज करके हम एक और सॉल्यूशन निकाल के लाए, उसको हम कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, कौन सी मेथड बोलेंगे? एनालिटिकल मेथड। दैट जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको बोलेंगे एनालिटिकल सॉल्यूशन। द वोल्टेज इक्वेशन फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट इज, ऑलरेडी हमें पता है, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वी एल प्लस वी आर प्लस वी सी इक्वल्स टू वी। तो वी एल क्या हो गया? एंगल डी आई बाई डी टी। वी आर क्या हो गया? आई आर या आर आई दोनों चलेगा। क्यू बाई सी और वी सी एंड दैट गिव यू वी। ओके, एल डी आई बाई डी टी आर आई क्यू बाई सी। वी का क्या वैल्यू रखी हमने? वी एम साइन ओमेगा टी। नाउ विथ दिस इक्वेशन वी हैव वन प्रॉब्लम। हमें फाइंड तो आई थिंक करना है, लेकिन इश्यू क्या है कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे आई मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे सॉरी हाँ क्यू, क्यू जो है उसमें फंस जाएंगे। क्यू में से इंटीग्रेशन करने से आई नहीं मिलेगा। अगर क्यू में से आई चाहिए, यहाँ पे तो सीधा ही आई है ना, तो कुछ नहीं। अगर मुझे क्यू में से आई चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? डेरिवेशन। फिर नहीं, फिर क्या होगा? इसका भी डेरिवेशन हो जाएगा और इसका तो डबल डेरिवेशन होगा, मतलब हम फंसते जाएंगे। आया ना? इन द सेंस व्हाट वी हैव टू डू कि हमें किसी, ये जो इक्वेशन अभी आई एंड क्यू में दिख रहा है, हमें किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक। फॉर दैट वी आर गोइंग टू टेक सब्स्टिट्यूट। क्या लेने जाने वाले हैं? सब्स्टिट्यूट। तो सपोज अगर मैं आई की बात करूँ तो आई को मैं क्या लिखने वाला हूँ? डिक्यू बाई डी। आई को मैं घुमा के क्यू में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना? तो आई इक्वल टू व्हाट? डिक्यू बाई डी टू। लाइकवाइज डी आई बाई डी टी, अगेन मैं क्या करता हूँ उसका डिफरेंशिएशन। ओके, जो ऑलरेडी आई है उसको वापस डिफरेंशिएट करता हूँ, तो यहाँ पे वापस डी बाई डी टी आएगा। ऑलरेडी डी बाई डी टी था, वापस डी बाई डी टी आएगा तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर होगा। बात समझ रहे हो? देखो मैंने क्या किया, आई इक्वल टू मेरे पास क्या था? डी क्यू बाई डी टी। अगेन मुझे क्या करना है? डी आई बाई डी टी। तो डी बाई डी टी, आई क्या है? डी क्यू बाई डी टी। ये डी क्यू बाई डी टी। तो आई की जगह पे मैंने क्या लिखा? डी क्यू बाई डी टी। डी बाई डी टी, डी बाई डी टी कितनी बार आ गया? तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। आज समझ में? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोलते हैं, दो बार डिफरेंशिएशन है। ओके, नेक्स्ट। दैट्स व्हाई एल का एल डी आई बाई डी टी की जगह पे क्या रखेंगे? डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर रखेंगे। आर का आर, आई की जगह पे क्या रखेंगे? प्लस क्यू बाई सी इक्वल्स टू वी एम साइन। नाउ दिस इक्वेशन इज ओनली इन क्यू। इक्वेशन पूरा किसमें है? क्यू में है। आपने देखा होगा कि y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। मान लो कि y की जगह पे हम 9 ले लेते हैं। ओके, तो 3x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो गया? 9। तो इसमें x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके हम क्या लाते थे? 9। और अगर हमें 9 मिल जाता था तो हम क्या बोलते थे कि x जो है
अगर मान लो कि अभी मैं x की कौन सी वैल्यू रखूँ ताकि मुझे नहीं मिले, गेट गुड 4/3, तो 4/3 अगर मैं रखूँ तो मैं बोलूँगा 4/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है या ना, है या ना। तो वैसे मुझे इसमें ये जो इक्वेशन बना, अगर मान लो कि इसमें अभी मैं एल से डिवाइड कर लो तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एल डी क्यू बाई डी टी क्यू बाई एल इक्वल टू वी एन बाई एल साइन ओमेगा टी है। तो इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर मुझे क्यू की ऐसी कोई वैल्यू रखनी है जो लेफ्ट हैंड साइड रखने के बावजूद राइट साइड का आंसर इतना मिले। आया समझ में, वी एन बाई एल साइन ओमेगा टी। तो मैं बोलूंगा कि जो वो क्यूब है वो इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। बात क्लियर हो रही है। वैसे वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट, जैसे इसमें भी डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते थे, 9 - 5 3x इक्वल्स टू 4 x इक्वल्स टू, ऐसा सिंपल मैथमेटिक्स हम 10th में करते थे, तो वैसे हम इसमें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ये 2 बार डिफरेंशिएशन है तो 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कितने बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 2 बार, इसको डबल इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो 12th वाले जैसे बोल रहे हैं मैथमेटिक्स स्टूडेंट, इनको 12th में आ चुका है डबल इंटीग्रेशन, नहीं आया, ओके, मैं इसलिए कल बोला था कि नहीं आया। ओके, तो डबल डेरिवेशन उनको आ गया है, वो तो यहाँ पे हमने भी सीख लिया, आपकी टेंशन मत लो। देखो आई इक्वल टू डी बाई डी टी था, तो आपने वापस डी आई बाई डी टी किया, मतलब डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर किया, हमने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन दिस इज नोन एज डबल डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं, द थिंग इज व्हाट मैं जो कल बता रहा था, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशन। उसका सॉल्विंग मेथड आपको नहीं है जो इंजीनियरिंग में है। मैं सोचू 1.5 पेज का न्यूमेरिकल इनको अभी कहाँ से आने लगे, है ना। तो दैट इज इन कम्स इनटू मैथ्स 3। देखो 2 लोगों को आए हैं, कितने लोगों को आए हैं, 2, जो एक 12th पास करके मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में जाएंगे तो उनको मैथ्स सिखाएंगे। दूसरे उनको आएगा जो फेल होकर डिप्लोमा लेंगे, उनको भी मैथमेटिक्स आएगी। मैं बच्चों की शैतानी समझ ही नहीं पाता हूँ। पहले वो 11 12 थे, 11 12 में वो बायोलॉजी सिलेक्ट करते हैं, फिर मैं 2 साल बोलता हूँ पढ़ो पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, फिर वो बिंदास फेल होते हैं, फिर वो कहा जाते हैं डिप्लोमा में तो मैथ्स करना, मैथ्स के डर के मारे क्या लिया था, फिर मैं बोलता हूँ पढ़ो, यही निकाह है निकलने का, पढ़ लो, बदना बोलते हैं ना हम नहीं सुधरेंगे, जो भी करना है कर लो, है। फिर क्या होता है, देखो ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आपके साथ ये इंसिडेंट ना हो जाए। फिर क्या होता है, फेल हो जाते हैं, फेल होने के बाद क्या रास्ता बचता है, अगर आप मानो कि दूसरा एग्जामिनेशन ट्रायल देते हो, लेकिन मुझे तो उसमें कोई गारंटी नहीं लगती है, मैंने आपको बोला पहली बार में एग्जामिनेशन क्लियर तो क्लियर, तो साइंस को दूसरी बार ट्राई मत करो ना, डोंट वेस्ट ईयर, सीधा चले जाओ डिप्लोमा, और जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई लाइन बचती। अब डिप्लोमा में तो इंजीनियरिंग ही होता है, ओके। अभी कुछ बायोलॉजी के कोर्सेज चालू हुए बट मुझे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट डिप्लोमा में मैथमेटिक्स भी अभी आता है, क्या आता है, मैथमेटिक्स। तो फिर वहाँ पे क्या करोगे, एक ही चीज़ है वहाँ पे जो फायदा करवाती है, पहले सेम में 6 सब्जेक्ट में से 2 में कैटी आ गई तो कभी सेकंड सेम में जा सकते हैं, फिर पहले की 2 क्लियर हो गई, सेकंड में 4 में आएंगे, क्योंकि पहले सेम में 6 सब्जेक्ट थे, दूसरे में भी 6 + 2 8 हो गए, जो 2 पहले से बचा के रहो। ये चीज़ आपके साथ भी कॉलेज में ना हो, आपको ध्यान रखना है, 6 महीने में 6 मंथ के सेमिस्टर में 6 सब्जेक्ट कवर करने हैं, वो बुक इससे भी भारी है, अगर पूरा करना है तो टाइम कम है, बराबर। फिर जितना आप एक्टिव रहे अपने हिसाब से जितना कर पाए कॉलेज में, वो क्योंकि कोई पढ़ाने वाला नहीं है, आपको सिर्फ बुकों के नाम बताए जाएंगे, बेटा ये पढ़ना है, ये बुक पढ़ लेना, तो आप लाइब्रेरी में जाके बुक निकाल के आओगे, अरे ये क्या है, इतना बड़ा बुक, और इसमें राइटिंग तो देखो छिट्टू छिट्टी, तो ये सब होने वाला है, इसलिए प्लीज माइंड को ब्रॉड कर दो, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, और जो है मैं इंसिडेंट बोल रहा हूँ इंसिडेंट अपने साथ तो नहीं होने चाहिए, ओके। चलो बाकी मैथमेटिक्स वाले सॉल्व करेंगे इंजीनियरिंग में, डिफरेंट डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशन, उसको सॉल्व करने के लिए 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है, एंड दैट इज आउट ऑफ दिस बुक। अभी के लिए हमें नहीं समझना ना, अभी हमें करना है, तो हमने डायरेक्ट एक्सेप्ट किया कि क्यू जो है वो इस तरह से बनेगा,
दिस इज द लाइक इक्वेशन फॉर अ फोर्स डेम्प्ड ऑसिलेटर, जो आपने नहीं पढ़ा। ऑसिलेशन वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 15, सॉरी 14 था, यस, क्योंकि 15 वेव्स था, तो 14 था 11th के अंदर। बट इसको लिख, इसको छोड़ दो, हम लिख देंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन है वो किसके जैसा है, फोर्स डेम्प्ड ऑसिलेटर जैसा। ओके, लेट एज्यूम अ सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन एज्यूम किया, लाए नहीं, मानो कि उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है क्यू का एक ऐसा वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो इक्वेशन का वो मतलब वो वैल्यू कौन सा है क्यू का, तो क्यू इक्वल्स टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। फाई नहीं है, क्योंकि करंट होता तो क्या होता, फाई। अब तो हम किसकी बात करें, चार्ज की बात करें। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अगर वोल्टेज v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा होता है, तो चार्ज भी है वो कैसा होगा, क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। वोल्टेज में थीटा प्लस नहीं था, ओमेगा टी वहां पे, बट चार्ज में हमने कोई फेस डिफरेंस ले लिया, दैट इज व्हाट, प्लस थीटा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे उस इक्वेशन में प्रूव रखना है ये वैल्यू को, तो उस इक्वेशन में डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर है और डी क्यू बाई डी टी। तो देखो हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। पहले इसको डी क्यू बाई डी टी करेंगे, तो क्यू एम क्या हो गया, कांस्टेंट, क्यू एम कांस्टेंट। बताया था साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस एज इट इज, साइन का कॉस हो गया, बाकी का अंदर का वैसे का वैसा। फिर बोला था डिफरेंशिएशन घर में घुसेगा, ओमेगा टी प्लस थीटा, तो ओमेगा कांस्टेंट, टी का 1, थीटा का 0, तो ओमेगा प्लस 0 क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि डिफरेंशिएशन है। अगर इंटीग्रेशन होता तो डिवीजन में चला जाता। क्लियर है, ओके, है ना, वो नहीं मिलेगा, जितनी चीजें नीचे गिरती है नहीं मिलती है। ओके, तो आप ध्यान रखें, बैकअप रखें, क्योंकि मुझे पता है फिर उसके बाद आपका ध्यान वही रहेगा, बट आप बैकअप रखें, दूसरा निकाल दीजिए, है कि दो, क्योंकि आपका ध्यान वहां रहेगा ना तो काम का नहीं रहेगा। रेडी, ओके बेटा। अब मैं वापस इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, मतलब कि डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू है ना पूरी, उसको वापस मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट, समझते जाना। क्यू एम इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट नाउ, तो सबसे पहले क्या होगा, क्यू एम इंटू ओमेगा, फिर कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, कॉस के अंदर जो भी था वो एज इट इज कॉपी, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। आया समझ में। अब मैं ओमेगा टी प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो ओमेगा ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, 1 प्लस थीटा का कितना हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस 0, ओमेगा 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 मल्टीप्लाई करिए, तो क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। आया समझ में, आया ना। अब ये जो वैल्यू है डी क्यू बाई डी टी, क्यू डी क्यू बाई डी टी एंड डी स्क्वायर क्यू बाई डी स्क्वायर, और सारी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। सर ऊपर वाले इक्वेशन में करनी, क्योंकि आगे जो किया है ना उन्होंने, जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसके इसमें कर ले तो क्या इश्यू है, ओके, एल एल के साथ है उनका, ओके गुड, मतलब ये एल के साथ है, दैट्स व्हाई मैं घबरा गया, मतलब ऊपर है नहीं, कहा यहाँ पे तो कोई ऊपर है नहीं, मैं देख पा रहा। ओके, इसके जगह पे इसमें करनी है, क्या होना है उसका, तो चलो इसमें कर लेते हैं। एल का एल तो दिखे हमें, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, उसका वैल्यू क्या लाए थे देखना अच्छे से, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्लियर, तो देखो माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर एल था, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, बहुत भर भर के मैथमेटिक्स है लेकिन हार्ड नहीं है। एक जो अपने तीन चीज की बस वही तो रखनी है। क्लियर है, बट जो लोग लिख के प्रैक्टिस करेंगे उनको ये चैप्टर आएगा, और जो ऐसे वर्बली बुक लेके पढ़ने वाले हैं ना, उनको नहीं आएगा। सिंपल सा है कि जितना हाथ से लिखते हैं उतना ही याद रहता है, मेरा तो यही मानना है, और यही थ्योरी, और मैं भी शायद आप लोग भी समझ गए होंगे कि उसी का पावर चलता है। ओके, चलो फिर दूसरा कौन सा इक्वेशन है, आर, मतलब दूसरा स्टेप कौन सा है, आर इंटू डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ पे भी आप आर देख के, आर देखा, डी क्यू बाई डी टी क्या है, ओके, क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। आ गए, ओके, नेक्स्ट क्यू बाई सी, तो क्यू में तो सीधा वैल्यू लेना है, क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, डिवीजन में सी, और सामने क्या है,
तो सारी वैल्यूज आपने पुट कर ली QM बाई सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा और सामने VM साइन ओमेगा टी। क्लियर? ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, तो आपको ऐसे दो इक्वेशंस मिलेंगे जहाँ पे QM ओमेगा होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, है कि नहीं? तो इसमें से मैंने QM ओमेगा कॉमन निकाला है दोनों में से, तो यहाँ से क्या बचा माइनस ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा बचा, यहाँ से R cos ओमेगा टी प्लस थीटा बचा, यस और नो? ओके। अब इसमें ओमेगा नहीं था, हाँ बट भी हमने निकाला है, तो QN तो था तो निकल गया, बट ओमेगा हमने जानबूझ के कॉमन निकाला है। अब इस टर्म में तो ओमेगा था ही नहीं, तो वो कहाँ चला गया डिवीजन में, कि जैसे था वैसे साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। हो सके तो हम एक बड़ी ऐसी स्पेस लाइन यूज करेंगे ताकि हमें नीचे स्टेप नहीं लिखना पड़े, इसके लिए से डाउन ना लिखना पड़े। ओके गुड। अब देखो QM ओमेगा गया, QM ओमेगा उसमें R cos ओमेगा टी प्लस थीटा मैंने आगे लिख लिया, लिख लिया। ओके 1/ओमेगा से साइन ओमेगा टी प्लस थीटा मैंने थोड़ा आगे लिखा, दो प्लस वाले आगे लिखे, माइनस वाला पीछे कहाँ गया पीछे, बराबर। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ए देखो ए स्क्वायर ब्रैकेट है ना, दोनों जगह पे क्लोज नहीं किया था तो क्लोज करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू VM sin ओमेगा टी। ए वही है लेकिन सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है, ओके सीक्वेंस चेंज कर दिए। अप टू नाउ कोई डाउट? हाँ। अब आपको पता है कि QM ओमेगा का QM ओमेगा R वाला टर्म R वाला वही है, लेकिन दिस इज नॉन एज XC, दिस इज नॉन एज XL, और दोनों के साथ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है तो कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से XC माइनस XL दिख रहा है। आप बोल रहे हो मैं आगे बोल रहा हूँ, है ना? आप बोल रहे हो दैट मीन्स आप कॉन्फिडेंट हो, और हम मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ साथ में, क्योंकि ये 10th का मैथमेटिक्स है, क्या कॉमन निकलता है वो वगैरह 10th में हमने कर लिया। साथ में क्या निकला है VM साइन ओमेगा टी, जिसमें हमने 1/ओमेगा सी को क्या लिया है XC, ओमेगा L को क्या लिया है XL। बोलो डाउट? ओके, यहाँ से थोड़ा सा टेंजिंग टर्म आ रहा है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, तो दैट इज मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय जेड, है ना? हमारा मेन एम अभी भी वही है, हमें किसी भी तरह से आई के इक्वेशन पे पहुंचना है ना, दैट इज IM साइन ओमेगा टी प्लस आई, वो वाला था ना, उस इक्वेशन पे पहुंचना है। बट हमें अभी थोड़ा सा फेजर वाले डायग्राम से पता है जेड करके एक इम्पीडेंस क्वांटिटी होती है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जेड से मल्टीप्लाई कर लिया और अंदर सब टर्म को एक और एक दो टर्म है ना, दोनों को जेड से डिवाइड किया तो R बाई जेड, और वो आ गया XC माइनस XL बाई जेड, बीच में क्या रहने वाला है प्लस ही रहने वाला है, प्लस था कि नहीं, तो यहाँ पे भी क्या रहने वाला है प्लस। गॉट इट? कोई डाउट है? नहीं है ना? चलो यहाँ पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज XC माइनस XL बाई जेड साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और हियर और यहाँ पे भी, यहाँ पे क्यों करने का, हाँ ओके ओके, एज इट इज लिख देना VM साइन ओमेगा टी एज इट इज लिख देना, कोई डाउट? VM साइन ओमेगा टी, यहाँ तक क्लियर बेटा? हाँ, तो यहाँ पे आ जाइए। नाउ दिस R बाई जेड, अब वो इम्पीडेंस डायग्राम आपको याद होगा, इम्पीडेंस डायग्राम याद है, यहाँ पे हमने क्या लिया था 5 जो R के साथ था, हाइपोटेनियस कौन था जेड, और एक क्या था XC माइनस XL। अब देखो R मतलब विच साइड एडजेस्टेंट, जेड मतलब what हाइपोटेनियस, एडजेस्टेंट और हाइपोटेनियस कॉस क्या होता है कॉस, एडजेस्टेंट अपॉन
हाइपोटेन्यूस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। सर कल की बात नहीं याद है तो आप 10th की बात पूछो ना, बट क्या करें, याद करना पड़ेगा, जिंदगी का कड़वा सच है, कभी भी काम आता है। क्या करें केवल जी, है ना, क्या बता रहे हैं? ओके, एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेन्यूस, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉस। क्या बोलेंगे, तो ये आर बाई जेड की जगह पे क्या आ गया, कॉस फाई आ गया। कैसे आया, क्लियर हुआ, आया नहीं? वैसे फाई का ऑपोजिट साइड एक्सी माइनस एक्सएल अपन हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस नोन एज साइन। तो ये जो एक्सी माइनस एक्सएल बाई जेड था उसे अभी क्या होगा, साइन। बीच में क्या रहने वाला है, प्लस, बिल्कुल चेंज नहीं करना उसको, क्लियर। तो हमने इस आर बाई जेड की जगह पे कॉस रख लिया, एक्सी माइनस एक्सएल की जगह पे क्या रख लिया, एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाई जेड की जगह पे क्या रखा, साइन। तो वो लिख के भी बताया कि आर बाई जेड की जगह पे कॉस फाइव, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड की जगह पे साइन फाइव, एंड देयरफॉर यस, अगर आप साइन डिवाइड बाई कॉस करते हो तो क्या मिलेगा, 10, मतलब दिस डिवाइड बाई दिस करोगे तो जेड जेड कर एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन वो फाइव वाला इक्वेशन मिल गया। क्लियर, कंफर्म, ओके। तो चलो ये हम साइड में लिखेंगे, पता है हमारी ऐसे लाइन्स आती है, ऐसे ऐसे इक्वेशंस आते हैं, फिर मैं ऐसे लाइन करके इतने वाले पोर्शन में ए लिख दूंगा, 1 2 3, फिर वापस से लाइन को कंटिन्यू करूंगा, मतलब इसके नीचे स्टेप कंटिन्यू होने वाला है जो यहाँ पे। क्लियर ना, लिखने में अच्छे से पैटर्न लिखना है, बीच में नहीं पूछा देना, बात क्लियर, ओके। क्यू एम ओमेगा जेड, क्यू एम ओमेगा जेड, ओके। अब इसको देखो, एक कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसके जैसा है, आया ना, ओके। बट इसमें मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा आगे ले आता हूँ, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा कॉस फाइव, तो इसमें भी थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ, आगे ले आता हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा साइन फाइव। तो आपको इक्वेशन 10th 11th में मैथमेटिक्स वालों को आया होगा, बाकी तो किसी को पता नहीं होगा, बट आपसे याद रखेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस प्लस आएगा यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ओके, दैट इज कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्या होगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, प्लस है ना, देखिए, हाँ प्लस है, प्लस, मुझे तो पता नहीं है, देखो बस इतना ही लिखना होता है और ये लिस्ट आपके सामने, ठीक है, देखो यार, ये प्लस हो तो बीच में माइनस आता है, माइनस हो तो प्लस आता है, बट इतने सारे फॉर्मूलाज हमें फिजिक्स में रेडी करने की जरूरत नहीं है, ओके। कभी कभी हम ये यूज करते हैं, साइन प्लस साइन करेंगे इस चैप्टर में, हमने वो वाला किया था, याद आ रहा है, ये वाला भी करते हैं, 2ss इक्वल्स टू s प्लस s, 2cs इक्वल्स टू s माइनस s, 2c इक्वल्स टू c प्लस c, 2ss इक्वल्स टू माइनस c प्लस, सिखाया आपको, माइनस c प्लस c सिखाया, c माइनस c, हाँ माइनस c प्लस c, इसलिए क्या, ये आगे जाएगा और ये पीछे जाएगा, मतलब a प्लस बी ऑलवेज आगे रहेगा, a माइनस बी पीछे रहेगा, है सर। ऐसे लॉट्स ऑफ फॉर्मूला है, जहाँ जहाँ पे जैसी जरूरत रहेगी हम सीखते जाएंगे, सीखना तो है, और मेन वाइल किसी एक छोटे से टॉपिक के लिए, ओके। तो ये चीज आएगी यहाँ पे, मतलब मैं इसको क्या अल्फा बोल दूँ और इसको क्या बोल दूँ, बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा और साथ में कौन रहेगा, कॉस, आया समझ में, दैट इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, ओके गुड। नाउ आगे बढ़ते हैं कि अगर मुझे कॉस नहीं चाहिए, क्योंकि सामने क्या है, साइन, तो मुझे इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आया समझ में। तो मैं इसको ओमेगा टी प्लस माइनस का लिखूँ, माइनस फाइव बाई, क्योंकि देखो मुझे पॉजिटिव साइन चाहिए, तो अगर मैं माइनस फाइव बाई टू प्लस थीटा करूँ तब जाके कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, और उसमें कॉस क्या होता है, तो देखो कॉस है तो पॉजिटिव आंसर तो लाना ही है, तो पॉजिटिव लाने के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना जरूरी है, इसलिए मुझे माइनस फाइव बाई टू प्लस समथिंग करना पड़ेगा, बट उसमें मुझे किसको नहीं हटाना है, ओमेगा टी को, इसे थीटा माइनस फाइव की जगह पे क्या ले लेता, माइनस फाइव बाई टू ले लेता,
तो ए वाला जो है वो सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ओमेगा, सामने भी साइन ओमेगा टी है, कंपेयर करें तो वी एम इक्वल्स टू क्या है, क्यू एम ओमेगा जेड। बोला कोई डाउट, कंफर्म, वेर थीटा माइनस फाइव इक्वल्स टू क्या है, माइनस फाइव बाई टू। तो कंपेयरिंग द इक्वेशंस वी विल हैव Vm equals to Qm omega Z, but Im equals to Qm into omega, कहाँ से आया, देखिए Q का इक्वेशन क्या था, Qm sin ओमेगा t प्लस थीटा, था कहीं नहीं, जिसमें हमने आगे किया हुआ था मैं वहां ले जा सकता था लेकिन नहीं ले जा रहा हूँ, dq by dt किया था कि नहीं, वो dq by dt क्या हुआ था, Qm ओमेगा cos ओमेगा t प्लस थीटा था कि नहीं। आगे वाला वैल्यू जो होता है dq by dt क्या होता है, आगे, तो आगे वाला वैल्यू क्या होता है, किया था ना आगे, ये वाला dq by dt नहीं भूल गए क्या, इसके बाद d स्क्वायर q by dt स्क्वायर लाए थे, तो Qm इंटू ओमेगा क्या है, एंड दैट्स वाई मैं Qm ओमेगा को क्या लिख दूं, Im, मतलब घर से नहीं लाए, हमारे इक्वेशन में था, तो Im Vm इक्वल टू क्या होगा, Im जेड, फॉर नहीं, अगर तुम्हें कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो कोई इश्यू नहीं है ना, तुम्हें फेस को कंपेयर करना होता तो तुम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर, समझ में आया, अभी तो तुम किसको वो कर रहे हो, मैं एम्पलीट्यूड को आया समझ में, तो तुम सीधा 5/2 ऐड करके इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, बट वो तो तब जब फेस डिफरेंस क्रिएट करना हो, फेस डिफरेंस को कंपेयर करना हो तब हम साइन साइन देखते हैं, कॉस कॉस देखते हैं, अभी तो मैं किसको निकाल के ले जा रहा हूँ, एम्पलीट्यूड। अब देखो इससे हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ, वी एम इक्वल्स टू, वही तो था हमारा आगे वाला फॉर्मूला, आई एम इक्वल्स टू वी एम डिवीजन में जाएगा, आया समझ में, आया ना। अब मुझे वो करंट आई देखो इन लोगों ने किया भी है, वैसे dt बाई dt ऑलरेडी आगे कर चुके हैं, क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस क्या हुआ थीटा, और इस क्यू एम इंटू ओमेगा को ही हमने क्या बोला, ओके। अब अच्छे से समझने वाली बात आई कि चलो सर अभी जो निकलने गया था वो बात बोली थी वो कि आई एम आपने तो क्या रहने दिया, कॉस रहने दिया, तो बेटा कॉस है तो दिख भी क्या रहे हैं, थीटा दिख रहा है। अब आपको पता है आगे मैंने थीटा माइनस फाइव की जगह पे माइनस 5/2 लिया था, चेक इट आउट एक बार, थीटा माइनस 5 की जगह क्या लिया था, माइनस 5/2 लिया था, तो अगर मुझे थीटा चाहिए तो ऐसा नहीं होगा, ओके वो भी Im इक्वल्स Im सॉरी इक्वल्स टू Im cos ओमेगा t, ओके बट मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ओके चलिए इसको क्या लिखो, -5/2 प्लस 5, तो ये क्या हो गया, Im cos -5/2 प्लस ब्रैकेट के अंदर ओमेगा t प्लस 5 हो गया। अब -5/2 की वजह से cos किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन, और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब cos पॉजिटिव, तो साइन ओमेगा t प्लस आ गया इक्वेशन, साइन ओमेगा t प्लस 5, वही तो चाहते थे ना, आर इक्वल्स टू, हाँ अब इतना काम करते हो तब मिलता है, नहीं कि बुक की जैसे सीधा कुछ अगेन साइन ओमेगा टी प्लस 5, 1 2 3 4 स्टेप में हमें क्या मिला, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 इधर सीधा, बट आप भी लिख सकते हो, अल्टीमेटली हमने यही रिलेशन यूज किया, ओके। इन लोगों ने क्या बताया, थीटा इक्वल्स टू 5 - 5/2, मैंने -5/2 प्लस 5 लिखा है, अप टू नो को डाउट, तो मतलब कि एनालिटिकल मेथड को हमने सॉल्व नहीं किया, एनालिटिकल मेथड से हमने सॉल्व नहीं किया, लेकिन हमने मान लिया कि इस डिफरेंशिएशन इक्वेशन का सॉल्यूशन q इक्वल्स टू qm sin ओमेगा t प्लस क्या है थीटा, और फिर वहां से dq by dt d स्क्वायर q by dt स्क्वायर लाए, फिर q dq by dt d स्क्वायर q by dt स्क्वायर उस इक्वेशन में रखे, याद आया l di by dt वाला प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी इक्वल्स टू वी एन साइन ओमेगा टी, और उसमें रखते गए, लास्ट में हमने कंपेयर करने के लिए क्यू एम ओमेगा जेड साइन ओमेगा टी वाला सामने इक्वेशन लाए, वी एन साइन ओमेगा टी, और फिर वी एन इक्वल्स टू क्यू एम ओमेगा जेड मिला, इन बिटवीन हमने कई फाइव को इंट्रोड्यूस कर लिया था, वहां पे हमने निकाल लिया था tan इनवर्स फाइव इक्वल्स टू एक्स सी माइनस एक्सएल बाय जेड,
एक्सएल माइनस एक्सएल बाय जेड आई। ओके, फिर हमने क्यूएम ओमेगा जेड इक्वल्स टू वीएम, क्यूएम इंटू ओमेगा को आईएम, आईएम इंटू जेड इक्वल्स टू वीएम, तब आईएम इक्वल्स टू वीएम बाय जेड। फिर आई का फॉर्मूला वापस किसमें लेंगे, आई में। पूरा कहानी क्लियर, पूरे स्टेप दिमाग में दिखा दो उसको, कहा आई दिख रहा है। हाँ, मैं जेड बोला था, एक्सएल माइनस एक्सएल अपॉन आर, हमेशा। ओके, टेन फाइव में मैं आर बोल गया था, फाइव में टेन फाइव इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सएल अपॉन आर आएगा, जेड नहीं आएगा। ओके, मैं जेड बोल रहा था, वाई बोला था, दोनों गलत। ओके, तुम आर बोले तो आर सही। ओके, चलो गुड। अब हम कंक्लूड कर लो हमारी थ्योरी को कि जिसमें आई एम क्या मिला हमें, वी एम अपॉन जेड। सर जेड का वैल्यू तो आपने फाइंड ही नहीं किया, तो अगर मतलब हमने सिर्फ फाइव का किया था, साइन फाइव कॉस फाइव किया था, जेड से तो डिवाइड किया था, जेड इस थ्योरी में क्या है वो तो नहीं फाइंड किया था, वो तो ग्राफिकल में किया था। तो इस थ्योरी में करना है तो आप क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू 1। तो आपको पता चलेगा कि आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर कॉस फाइव का वैल्यू था, और साइन स्क्वायर फाइव का क्या होगा, एक्ससी माइनस एक्सएल अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो जेड स्क्वायर निकल जाएगा, इधर आ जाएगा, तो जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल स्क्वायर। हमने साइन फाइव और कॉस फाइव का सब्स्टिट्यूशन लिया था, वो तो याद है ना, आर बाई जेड को कॉस फाइव ले लिया था, और एक्ससी माइनस एक्सएल को एक्ससी माइनस एक्सएल अपन जेड को साइन फाइव लिया था, वो एक्चुअली में सब्स्टिट्यूशन था। बट आपको ऐसा ना लगे कि ये सब्स्टिट्यूशन आया कैसे, तो पता है हम कभी कभी एजम्पशंस लेते हैं, दिस इज लाइक दिस ऐसे करके, तो मैथमेटिक्स में सब्स्टिट्यूशन था, बट हमें डायरेक्टली हवा में ना जाए, इसलिए मैंने प्रीवियस थ्योरी का सपोर्ट दे दिया था, ये राइट एंगल ट्राइंगल से आया है ऐसे करके। बाकी है, बाकी वो एक था क्या, सब्स्टिट्यूशन। वो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम प्रूव करते हैं कि साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू 1 लेके आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, जेड स्क्वायर। बट इतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधा लिखेंगे एक्ससी माइनस एक्सएल स्क्वायर अंडर रूट। प्रीवियस थियरी का जो हमें याद है ना, वो हम इसमें यूज कर लेंगे। ओके, फिर फाइव इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्ससी माइनस एक्सएल अपन क्या आएगा, आर। Hence, in LCR circuit, current is Im cos omega t plus, नहीं cos में थीटा ही आएगा, सही है, cos में थीटा ही आएगा, लेकिन Im sin omega t में फाई आएगा। And amplitude is Im equals to Vm upon under root r square plus xc minus xl square. And solution obtained by both techniques are, in short, analytical में हमने चुना ही लेंगे, जहाँ जहाँ बातें आई हमने, मतलब मैंने तो दोनों रास्ते से था यूज किया, वो नॉलेज थे, पर मैंने बोला कि अगर हमें सब्स्टिट्यूशन लेते तो हम इस तरह से जेड स्क्वायर भी प्रूव कर पाते, लाइक दैट मैंने बातें की। क्लियर, दोनों के दोनों थ्योरी एम भी है, दोनों के दोनों अच्छे थ्योरी है, अच्छे से याद करके रखना। चैप्टर में जो कुछ भी समझाने वाली बातें थी वो क्लियर हो गई। अब थोड़ा इंफॉर्मेटिव नॉलेज है अबाउट द एलसीआर सर्किट, पर अब एलसीआर को नहीं, आर को छोड़ के एलसी सर्किट में जाने वाला है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया था जब हमने एल एंड सी के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एल एंड सी ऐसे हैं जो पावर कंजप्शन नहीं करते। दो थ्योरी पढ़े थे कि नहीं, ग्राफ वाले पढ़े थे कि नहीं, पहले एब्जॉर्ब होता है रिटर्न हो जाता है, एब्जॉर्ब होता है रिटर्न हो जाता है, इसलिए हमारा इंटरेस्ट कहाँ बना हुआ है, एल सी में बना हुआ है। ठीक, बट अप टू नाउ कोई डाउट है तो बताएंगे। बट सर आर यूज करने के बाद जब हम एल एन सी भी यूज कर रहे हैं, तो ऐसा कोई चीज हो सकता है, जैसे अभी तक आपने आर एल सी में वी एल ग्रेटर देन वी सी या वी सी ग्रेटर देन वी एल सिखा है, हाँ या ना? अगर वी एल एंड वी सी सेम हो तो एक्स सी एंड एक्सएल भी क्या हो जाएगा, सेम। फिर वो जेड क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल, तो क्या हो गया 0, तो अंडर रूट आर स्क्वायर जेड इक्वल्स टू आर। दैट मींस इंडक्टर एंड कैपेसिटर होने के बावजूद भी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस के जैसा बिहेवियर मिलेगा, है ना, मैजिक। क्यों? क्योंकि इंडक्टर एंड कैपेसिटर एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करें, नलिफाई, पॉजिटिव नलिफाई करेगा, यस और नो? उसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, है ना? ओके, अब पढ़ लेते हैं व्हाट इज रेजोनेंस, गिव इट्स एग्जांपल। ओके, नॉर्मली रेजोनेंस क्या होता है, तो रेजोनेंस है ना ऑसिलेशंस के साथ है। जस्ट फॉर एग्जांपल
अगर आप स्विंग का एक्सपीरियंस रखो, है ना, स्विंग आप कर रहे हो तो स्विंग एक ऑसिलेशन मोशन है, तो उसमें क्या होगा, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन होते रहेंगे। तो आप उसमें बैठे बैठे हुए ना अपने दिमाग को, भले दूसरे के साथ बातें कर रहे हो बट फिर भी दिमाग को तो पैर में रखते हो, क्योंकि आप पैर को नीचे टच करवा रहे हो। तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा है स्विंग, उसी फ्रीक्वेंसी से आप फोर्स लगाते हो, तभी उसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। और कभी कभी बातों बातों में गलत टाइम पे पैर नीचे आ गया तो खबर कैसे जाएंगे, मूड जाएगा ऐसे मूड जाता है ना, लगता है कि नहीं। स्लो भी कहा, फोर्स इतना नहीं मिलेगा कि जिससे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिले, बट द मेन चांसेस मूड जाने के है पेज। हुआ है तो कल लग जाती, ऐसा लगेगी। नहीं हुआ मतलब स्विंग नहीं किया आप लोगों ने। हाँ मेरे को पता है केवल तूने स्विंग कैसे किया है, पैर ऊपर लेके दूसरे को ही बोला है स्विंग करो वो तो सोच रहे मैंने कभी ऐसा किया नहीं। सही है? किसी को एक्सपीरियंस नहीं ना? और पैर मुड़ा है कि नहीं मेरी जैसे? हाँ तो वो हम फिजिक्स नहीं जानते थे तब तक मुड़ सकता है। आज से फिजिक्स जानने लगे ना कि हमें उस फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे फोर्स की फ्रीक्वेंसी को भी क्या करना है, मैच करना है। आया समझ में? और जब वो दोनों फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। और खास मजा तो तब आता है जब गार्डन में जाते हो दोनों स्विंग बाजू में हो, है ना, एक में शिवानगी बैठे और दूसरे में हितवी बैठे, फिर हल्फाई लगती है कौन जल्दी से ज्यादा जाएगा, है, होता है कि नहीं? तो उसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा अच्छे से मैच होगी ना, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। तो मतलब जो नेचुरल स्विंग फ्रीक्वेंसी थी उसके साथ फोर्स किस फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बनने की इस इवेंट को रिजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलो, रिजोनेंस बोलो। ओके, तो रिजोनेंस मतलब कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। क्या होता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो व्हाट इज रेजोनेंस एंड गिव इट्स एग्जांपल, a phenomenon in which external force or a vibrating system force another system around it to vibrate with, बताया मैंने, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा एट अ स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जिसके थ्रू वो ऑपरेट कर रहा है। तो वो ऑपरेशन यानी कि बाहर की एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, अगर वो फोर्स है उसको वाइब्रेट करवाने के लिए, ऑसिलेशन करवाने के लिए, तो वो फ्रीक्वेंसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जाएगा, तब जाके हम उस चीज को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। लाइक द फिनोमिनन इज अ चाइल्ड, sorry, phenomenon is a child on a swing, मैं वही समझा रहा था। Swing has a natural frequency for the swinging back and forth. The child pulls on the rope at a regular intervals and frequency of the pulse is almost same of the frequency of swinging. The amplitude of swinging will be, मुझे पता है कि घर में अगर चाचा चाची का छोटा बच्चा हो तो आप बोल देते आप, मैं चाची संभाल लूंगा इसको, मैं संभाल लूंगी, आप चल तुम खाना बनाओ, है ना, क्यों, मुझे पता है क्यों, क्योंकि वो 10 मिनट के लिए आपको मोबाइल तो यूज करने मिले, है ना, उसमें क्या दूरी होती है ना बच्चे को सुलाने के लिए। फिर बेटे साइंस यूज करते हैं, तो बस ऐसे 2-3 बार किया, फिर उसने वो स्विंग की फ्रिक्वेंसी गेन की, फिर उसको ना 2-3 बार रिजोनेंस करवा लेंगे। रिजोनेंस करवा लेंगे मतलब वो ऐसे झूलता है, वो जब तक झूलता है तब तक यहाँ पे मोबाइल, है ना, फिर वापस उसका वो डैम्पिंग हो गया, डैम्पिंग मतलब ऑसिलेशन स्लो हो गया, फिर वापस रिजोनेंस करवा लेंगे 2-3 बार। हाँ? किसने किया? किसने नहीं किया? मैं करता था। मैं नहीं, मोबाइल तो मैं भी नहीं करता था, मैं मौसी के घर रहता था। तो मेरी बड़ी सिस्टर की बच्ची थी, अभी वो 12th में आ गई है, मैंने कभी बात करता हूँ, बड़ोड़ा चले गए, तो वो छोटी थी, तो बहन जॉब करते थे इसलिए वो उनके मम्मी के वहाँ रखे गए थे। अब मेरी मौसी को खाना बनाना होता 6 बजे, तो वो छोटी बच्ची को कौन रखे, मतलब आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, उसको घुमा ले आता हूँ। उसको घुमाने ले जाने का, आधे घंटे के बाद 45 मिनट्स के बाद आने का, मासिक कुछ मेरा भी काम हो गया। घर में बैठा रहता तो क्या बोलते, बट ओके। और मैं इसको लेके गया, मैं खुश, बच्ची खुश, मौसी भी खुश। देखो एवरीथिंग इज इन अ बैलेंस, समझ लो। बदमाशी मैंने की है, मस्ती भी मैंने की है, बट पढ़ाई भी मैंने उतनी ही की है।
मैंने बोला क्या है, बैलेंस बना के रखो। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाकू ही हूँ। मैंने बोला 12th का सबसे खतरनाक मार मैंने मेरी बैच में खाया है, शैतानी भी की। बट द थिंग इज एवरीथिंग इज इन बैलेंस। दूसरे दिन मारने के बाद वही सर मेरे पास आया, बेटा देख मैथ्स में ये गलती नहीं होगी। मैथ्स के सर थे, क्लास में मेरे ही हाईएस्ट आते थे, बोर्ड में नहीं आते थे, वो बात अलग है। तो कहने का मतलब क्या है, बैलेंस में रखोगे तो लाइफ अच्छी है। फिर आप किसी भी एक साइड पे टिक घूम जाएगी तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। आया समझ में? चलो कोई बात नहीं। So the thing is what, the pulse almost same frequency of the swing, the amplitude of the swing will be, and a swing cannot stop. Okay, this is called resonance. मतलब उस टाइम के लिए स्टॉप नहीं कर सकते। जैसे वो आपका फ्रेंड आपको क्या करेगा, मतलब नहीं, आपको गार्डन में बैठे हो, आपने मस्त एम्पलीट्यूड से रेजोनेंस क्रिएट कर लिया, फिर कोई किसी फ्रेंड की ताकत थोड़ी होगी कि आपको आगे बीच में रोक ले। दो ही स्विंग थे, 3 फ्रेंड थे, 2 फ्रेंड बैठ गए और मस्त रिजोनेंस कर दिया, फिर कोई थोड़ी ना बीच में आएगा। इसीलिए लिखा है द स्विंग कैन नॉट। आया समझ में? चलो वैसे इस सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड में। बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन रिजोनेंस फॉर द विच सर्किट? LCR, write its uses and what kind of circuit will is possible. Okay, now listen carefully. रिजोनेंस होता क्या है? तो हमने देखा कि रिजोनेंस एक ऐसी इवेंट है फ्रीक्वेंसीज की कि जिसमें पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट में एम्पलीट्यूड IM इक्वल टू क्या था, VM अपन जेड। तो IM को मैक्सिमम बनने के लिए जेड को क्या बनना पड़ेगा, कम बनना पड़ेगा। तो जेड इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, √R² प्लस XC माइनस XL स्क्वायर। देखो A स्क्वायर प्लस दिस ब्रैकेट स्क्वायर, ये दोनों तो प्लस में है, मतलब अब स्क्वायर भी है तो ऐड ही होने वाला है। कुछ भी जुगाड़ करना है तो इसमें होने वाला है। और वैसे ए दो ऐसे टर्म है XC माइनस XL जिसमें ही फ्रीक्वेंसी आ रही है, मतलब कि किसी भी तरह से फ्रीक्वेंसी को सेट करके अगर इसको क्या बना दे, 0, क्योंकि मैक्सिमम 0 तक जा सकता है। सर नेगेटिव कर लो तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि मिनिमम कहाँ तक खींच सकते हैं हम इसको, 0। तो अगर इसको हमने 0 बना लिया तो जेड इक्वल टू सिर्फ क्या बाकी बचेगा, आर, मतलब जेड मिनिमम हो गया। जेड मिनिमम हो गया तो IM मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो फॉर LCR सर्किट ड्रिवन विद द वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड VM, frequency is omega, current amplitude is given by IM equals to VM upon Z, where Z equals to √R² plus XC minus XL square, जिसमें XC क्या होता है, XL क्या होता है, नहीं, XL क्या होता है, ओमेगा है 1 में, है ना। चलो गुड, 1/ω/C, XL क्या होता है, ओमेगा। बात क्लियर? अब मैंने हिंट भी बता दिया, रिजोनेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। ओके, पहले तो हमने वैल्यू पुट कर ली। नाउ इफ ओमेगा इज वेरिड, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी is varied, so current amplitude is varied at the particular frequency ω0 x equals to, बोल रहा है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी वेरी करते हो तो मतलब ओमेगा वेरी करते हो तो करंट भी वेरी होने वाला है। क्या वेरी होने वाला है, करंट एट द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ω0। कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ω0 की हम बात करें तो वहां पे x इक्वल्स टू क्या होने वाला है, XL होने वाला है, एंड द इम्पीडेंस बिकम मिनिमम, क्योंकि वो XC XL सेम हो जाएगा तो एक टर्म 0 हो जाएगा। तो सिर्फ जेड इक्वल टू क्या बचेगा, द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, क्योंकि जेड डिक्रीज हो गया, एल भी है, सी भी है, बावजूद भी ω0 ऐसा है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि XC और XL क्या हो जाता है, दोनों का सब्सट्रैक्शन 0 हो जाता है। गॉट इट? एंड दैट्स व्हाई आपका इंपीडेंस जेड जो है वो सिर्फ किसके जितना होगा, आर पे जितना, और इंपीडेंस मिनिमम हुआ दैट्स व्हाई करंट मैक्सिमम होगा। तो दिस इज कॉल्ड रिजोनेंस। इसको हम बोलते हैं रिजोनेंस। क्या बोलते हैं, रिजोनेंस। Thus, if X equals to XL, then IM equals to VM upon R. This is at the resonance frequency, amplitude is maximum. Okay, IM maximum amplitude कितना मिलेगा, VM upon R. At the which frequency? Okay, अभी हमने resonance frequency की कैलकुलेशन करनी है तो X equals to क्या ले लें, और वो फ्रीक्वेंसी को हमने ω0 बोला है तो XC के लिए 1/ω/C की जगह पे XL के लिए ω0 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, L नीचे आ जाएगा। तो क्या हो गया, ω0² इक्वल टू 1/, therefore ओमेगा इक्वल टू
1/√LC। चैप्टर 8 हमने कंप्लीट किया। चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं किया, क्या बात कर रहे हो? ओके, तो हम चैप्टर 8 में भी इसको देखेंगे। ओके, बाकी याद रख लो, ओमेगा 0 इक्वल्स टू 1/√LC। Hence, at a resonance frequency, amplitude of current become maximum, and that is Im equals to Vm upon R. Okay, I small, जहाँ पे भी आए मैंने पूरे बुक में लिखे किया। कैसे मैंने माइंड में याद रखा, यहाँ पे आई मिक्स वो आएगा स्मॉल में, वैसे आपको भी अच्छे से प्रिपरेशन करके याद रखना है। गॉट इट? ओके, गुड। अब सपोज हम ओमेगा वर्सेस मैक्सिमम Im जो है हमारा, उसका क्या कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो पहले इनिशियली जैसे जैसे ओमेगा इंक्रीज करोगे ना, वैसे 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 आई भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज अप टू सर्टेन पॉइंट लिमिट मैक्सिमम वैल्यू तक। ओके, उसके बाद तो देखो दिस इज द ओमेगा 0। आया समझ में? ये क्या है आपका ओमेगा 0, जहाँ पे आपको मैक्सिमम करंट में मैक्सिमम सॉरी एम्पलीट्यूड जो था ना वो मैक्सिमम में है। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस R2। इफ यू आर टू चेंज द रेजिस्टेंस, आप R चेंज कर दो तो दूसरा ग्राफ मिलेगा, दिख रहा है? और आपने यहाँ पे R1 लेस देन क्या रखा है, मतलब रेजिस्टेंस कम रखा है तो करंट बढ़ जाएगा ना। देखो वैसे करंट बढ़ गया है ना। आपने यहाँ पे इन लोगों ने जैसे R1 R2 कैसे चूज किया है, तो उन्होंने चूज किया है R1 आधा है किससे, R2 से। तो R2 में मैक्सिमम करंट का एम्पलीट्यूड कितना मिला, तो उसमें डबल मिला 1। क्लियर है? और ओमेगा 0 रिमेन्स है, क्योंकि एक्सएल एक्सी तो सेम ही था, सिर्फ चेंज किया गया। तो क्या चेंज किया गया, क्या हुआ निखिल? तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ा होगा तो करंट क्या रहेगा, ये करंट ये लिखा ही पर। ओके, चलो गुड। रेजिस्टेंस बढ़ा मतलब करंट स्मॉल, तो देखो R2 के लिए करंट स्मॉल हुआ ना। अब जैसे R1 आपने आधा किया, करंट डबल हो गया कि नहीं? एक्सएल एक्सिस चेंज नहीं हुआ, एंड दैट्स व्हाई ओमेगा 0 दोनों केसेस में क्या है, सेम। आया समझ में? ओके, 1 मेगा रेडियन पर सेकंड के लिए, एक प्रैक्टिकल डेटा के लिए नीचे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, एक ग्राफ आपको समझ में आया। पहले ओमेगा के साथ Im बढ़ता है मैक्सिमम लेवल तक, फिर क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो ये जो मैक्सिमम Im की वैल्यू मिली, उस ओमेगा को हम बोलते हैं ओमेगा 0, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यस और नो? कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफ बना के भी देख सकते हैं। इसको रेजोनेंस कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओके, रेजोनेंस सर्किट हैव अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। एग्जांपल, tuning mechanisms of radio or TV set. Okay, the antenna of radio accept the signals from the many broadcasting station। आजू बाजू में बहुत चलता रहता है, रेडियो यूज किया हो तो कभी कभी। आकाशवाणी अहमदाबाद में आपका स्वागत है, साथ में लाल दुपट्टा, ऐसे चलता रहेगा। मिक्स हो जाता है दो स्टेशन। अच्छा रेडियो यूज करोगे, एलसी सर्किट अच्छी होगी, मस्त ट्यून हो सके वैसी होगी, तो कभी दो स्टेशन मिक्स हो गए नहीं। वो एंटेना क्या करेगा, काफी सारे सिग्नल में से वैसे सिग्नल को कैच करेगा जिनकी फ्रीक्वेंसी उनकी एलसी के साथ मैच होती है, रिजोनेंस करती हो। रेडियो के अंदर एलसी सर्किट होगी, वो एलसी सर्किट के थ्रू एक फ्रीक्वेंसी बनेगी, वो फ्रीक्वेंसी के साथ बाहर की फ्रीक्वेंसी मैच हो तो रिजोनेंस होगा, वो सिग्नल पकड़ा जाएगा, वो सिग्नल पकड़ा जाएगा, स्पीकर में बजेगा। क्लियर? जैसे रेडियो पुराना हो गया है ना, बट पता नहीं क्यों चलता रहता है। बाकी निकालना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि इंटरनेट कभी भी धोखा दे सकता है, रेडियो नहीं देगा। आपको पता है डिजास्टर्स के टाइम पे रेडियो काम आ जाता है। वैसे एक डिजास्टर आज हमारे टाइम में हुई, जीएफएल वाला, नहीं पता? जीएफ ओके, मैं बता देता हूँ, आप मत सको। जीएफएल में आज ब्लास्ट हुआ, गुजरात फर्टिलाइजर नहीं, गुजरात फ्लोरो लिमिटेड करके कंपनी है। ओके, बहुत जबरा ब्लास्ट हुआ, उसका वीडियो देखा मैंने। गोगंबा से रंजीत नगर पे रखा हो, अच्छी कंपनी है जीएफएल, बहुत सारे यूनिट है, भरूच में भी है। बट यहाँ का तो मुझे पहले से ही, मैं जब तक इंजीनियरिंग नॉलेज रखता हूँ, थोड़ा सा खाता ही इधर इसका ऐसा नहीं। बट फिर भी वो कंपनी खड़ी करने में बहुत पैसा लगता है, वो एक पूरा यूनिट जल जाना। अभी लोग बात करे थे उससे आगे की न्यूज मैंने नहीं देखी, लगभग 20 लोग जैसे मर भी गए, ऐसा मैंने सुनने में आया। राइट, एक डिजास्टर हमारे गांव में भी हो चुका है। और आए दिन केमिकल्स कंपनी में सेफ्टी मेजर्स पे ध्यान नहीं रखा जाता है, तो केमिकल्स कंपनी में ब्लास्ट हुआ है।
हालोल जो है वो केमिकल जो है जीआईडीसी वाला नहीं, आउटसाइड जीआईडीसी, बगैर जीआईडीसी जो है वो थोड़ा ऑटोमोबाइल जो है, लेकिन चलो वो बातें बाद में छोड़ेंगे। तो ब्रॉडकास्टिंग की बात क्लियर। द सिग्नल पिक्ड अप इन द एंटेना एक्ट एज अ सोर्स एंड ट्यूनिंग सर्किट और रेडियो सो दैट सर्किट कैन बी ड्रिवन एट ओके। बाहर काफी सारे फ्रीक्वेंसीज हो गए, हम रेडियो का बटन प्रेस करेंगे या रोटेट करेंगे तो उसके अंदर कैपेसिटेंस चेंज होगा। कैपेसिटर के दो प्लेट के डिस्टेंस को वैरी करके कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हैं। मैं जितना सिंपली समझा रहा हूँ उतना सिंपली अरेंजमेंट ना हो अंदर, बट अभी मैं ऐसा समझा रहा हूँ। आप नोब रख, वो बटन जो है उसको आप नोब बोलो और वो उसको रोटेट करोगे तो मतलब समझ लो कि कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में थोड़ा सा वेरिएशन होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली कैपेसिटेंस चेंज हुआ। कैपेसिटेंस चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीरो चेंज हो जाएगी। ओमेगा जीरो जिस तरह की बनेगी उस तरह की फ्रीक्वेंसी अगर एंटेना में कैच हुई तो रिजोनेंस होगा, तो आपको आवाज सुनाई देगी। नहीं तो वो डेस्क वाली आवाज आती है ना, वो सुनाई देगी। ओके चलो गुड। सो द सर्किट इज रियोनेट, इसलिए रेडियो में एलसी सर्किट होती है जो डिफरेंट रेंज में आपको क्या कर सकते हो, उसको ड्राइव कर सकते हो, या फिर उसमें लिमिट में आपको पूरा बताया जाता है। अगर पुराना रेडियो है ना तो यहाँ से लेके यहाँ AM/FM बताया जाता है। ओके चलो, बट मैनी फ्रिक्वेंसी पे हम उसको ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन किसी एक टाइम पे एक ही पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन को कैच कर सकते हैं, एंड दैट इज ड्यू टू द रिजोनेंस। जिसके साथ रिजोनेंस हुआ मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हुई, वो स्टेशन आपको सुनाई देगा। इन ट्यूनिंग वी वेरी द कैपेसिटेंस, मैंने बताया वैसे जब नोब आप रोटेट करते हो तो कैपेसिटेंस वेरी हो रहा है। In the tuning circuit such that resonance frequency of the circuit become nearly equal to the frequency of which signal that received, and hence resonance occurs and amplitude of current become maximum, और उस तरह से फिर आपको स्पीकर रन होकर आवाज सुनाएगा। ऐसा काफी कॉम्प्लिकेशन होता है, ऐसा नहीं कि हम जितना सिंपली पढ़ रहे हैं वैसे रेडियो बना देंगे बोलते। ओके, resonance phenomenon is exhibited by circuit only if LNC both LNC present in the circuit। देखो R तो वैसे काम का ही नहीं है इसमें, क्योंकि मेन तो रिजोनेंस LNC की वजह से जनरेट हो रहा है। तो ऐसी सर्किट जिसमें LNC प्रेजेंट हो तभी रिजोनेंस आएगा, मतलब LNC या तो फिर RLC, ये दो ऐसी सर्किट है जिसमें LC आ गया है। R हो या ना हो उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं, बट LNC is must needed। ओके, only then do the voltage across L and C cancel each other and current amplitude become maximum and the total source voltage appearing as across R। ऐसा लगता है कि पूरा वोल्टेज across का किसके लग चुका है, R। This means that we cannot have resonance in RL circuit क्योंकि वहां पे कैपेसिटेंस नहीं है, in RC circuit क्योंकि वहां पे इंडक्टर नहीं है, but resonance in L and C, but resonance L and C both should be in, but for आएगा, but for resonance L and C both should be in a circuit। कभी उनकी इंग्लिश हमारी जैसी ही होती है। कोई डाउट कंफर्म है? अभी काफी कुछ पढ़ना है, टेंशन मत लेना, लेकिन यहाँ तक का तो बिल्कुल परफेक्ट करके रखना। क्लियर है? अभी आगे मैथमेटिक्स थोड़ा इसी थ्योरी में ही धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।